हेलो दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 टीयर 1 एसटीए बी पोस्ट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो सभी ब्रांच के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। बाकी के भी प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 8 और 5 13, 13 - 3 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक वैसे ही 8 7 18, सॉरी 7 और 11 18, 18 - 8 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इन दोनों की तरह ही 7 3 10, 10 - 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो एक तो ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा दूसरा ए वाला त्रिभुज हो गया, तो दो त्रिभुज ये हो गए, प्लस एक परपेंडिकुलर इस त्रिभुज में डाल दिया गया, तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, तो दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, और बाकी एक ये त्रिभुज हो गया आपका, और एक ये त्रिभुज हो गया, यानी दो और हो गए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 6 त्रिभुज होंगे इस आकृति में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। चूंकि ये बहुत लेंथी प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इसको अभी देखेंगे तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स बेस पर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई एक वर्ड दे दिया जाता है, और उसको रो और कॉलम के जो पोजीशन है उसके थ्रू हमें निकालना होता है उसकी, उस वर्ड के अक्षरों की पोजीशन। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पूरा इसके थ्रू वर्ड चेक नहीं करना है, आपको चेक बाय ऑप्शन से इसको हल करना है। ठीक है, जैसे सी है, तो चूंकि पहला जो संख्या होगी वो रो को बताएगी, दूसरे को दूसरी संख्या कॉलम को दर्शाती है। तो यहाँ 3 3 देखेंगे, तो यहाँ 3 से रो में बढ़ेंगे, और तो इसमें भी सी है, तो यानी सी वर्ड के लिए चारों ऑप्शन सही हैं। अब आते हैं आर वर्ड के लिए, आर को चेक कर रहे हैं। आर को चेक करने के लिए क्या दिया है? 2 3, तो 2 से आगे बढ़ो, 3 से नीचे आओ। 2 से यहाँ पर आगे बढ़ोगे और 3 से नीचे आओगे, तो यहाँ पर आर नहीं है, पी है, तो यानी पहला ऑप्शन तो यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं 7 5, 7 से आगे बढ़ेंगे, 5 से नीचे आएंगे, क्या आर है? आर है, यानी ये वाला सही हो सकता है। ठीक है, और 6 से नीचे आएंगे, ये देखो यहाँ पर एल है, जबकि आर होना चाहिए, तो यानी सी वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास बचे दो, बी और डी, लेकिन अभी चेक करना डी बाकी है। दो और दो, दो से आगे बढ़ो, दो से यहाँ पर भी आर मिल गया, तो यानी ए हो सकता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, यानी समस्या आधी हो गई। अब इसमें अगले वर्ड के लिए, यू के लिए 5 5 पर यू है, तो 5 5 पर यू है। दूसरे में भी 5 5 है, यानी बी और डी दोनों किसके लिए? यू के लिए करेक्ट हो गए। लेकिन यस को चेक करेंगे, यस के लिए क्या है इन्हीं दोनों में? 5 और 7, तो 5 से आगे बढ़ो, 7 से नीचे आओ, क्या यस है? तो हाँ, यानी यस ये मिल रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे 1 और 2, 1 से आगे बढ़ेंगे, 2 से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ई है, यस नहीं है, तो यानी ए भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? एक ही ऑप्शन हुआ, वो है ऑप्शन बी। ऐसे ये लेंदी प्रश्न है, तो इसको चेक बाई ऑप्शन से हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा कि ए वाला जो आकृति दी गई है, इन दिए गई आकृति में किसमें सन्निहित है? तो एक ही आकृति है जिसमें प्लस टाइप का कुछ ऐसे बन रहा है, वो है ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है। कह रहा है कि कौन सी आकृति बनाई है, वो है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। देख कर ही लगा सकते हैं आप प्रश्न संख्या 6 है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति
प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो इस वाले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब इधर इधर वाली चीजें इधर चली जाती हैं, ठीक है। अब ए वाली आकृति ऐसे है तो ये ऐसे चेंज हो जाएगी और ए ऐसे हो जाएगी, कुछ इस प्रकार की, ऊपर वाली ज्यों का त्यों रहेगी। तो एक ही में ही है, ब्लैक वाली जो लेफ्ट में थी राइट में चली गई है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए गए कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखेगी। तो इसको मोड़ दिया गया है, यानी कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया गया है, फिर इसमें छेद कर दिया गया, कैसे कर दिया गया, कैसे, जैसे यहाँ पर दिखाएगा। तो इसको जब खोलोगे तो ये वाला छेद इस पे नहीं आएगा, केवल यही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा इसको खोलने पर, ठीक है। इमेजिन कीजिए आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि यदि ए को मल्टीप्लाई, तो ए को मल्टीप्लाई, बी को प्लस, सी को माइनस और एफ को डिवाइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो 43f 6a 18b 3 बराबर क्या होगा। तो ए एफ है, एफ का क्या डिवाइडेशन है, तो एफ डिवाइड बाई 6 हो गया। और उसके बाद ए है, ए का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया इंटू 18 हो गया, प्लस बी के स्थान पर क्या है, बी की जगह पर प्लस है तो प्लस 3 हो गया। अब इसको हम काटेंगे, 6 त्रिक 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, 129 और प्लस 3 हो जाएगा 132, यानी ऑप्शन आपका बी सही है, 132। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो इन पांचों में देखोगे तो डी पहला अक्षर तो कॉमन है, तो पहला तो 5 होना ही होना तय है, तो हम पहले के अनुसार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने 5 पहले लिख लिया। अब दूसरे को चेक करेंगे, सब में ओ है, लेकिन पांचवे में देखो, पांचवे में ई है, तो यानी 5 तो हम पहले लिख लिए क्योंकि ई पहले आ जाता है। उसके बाद अब दूसरा वर्ड भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब तीसरे वर्ड के लिए हम लोग तीसरे वर्ड पर जाएंगे। तीसरा वर्ड क्या है, इसमें डी है, इसमें एल है, इसमें यू है, इसमें एन है। क्योंकि 5 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो हम इसको अब काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें डी पहले आता है, तो डी इसमें है, 1 में है तो ऑप्शन 1 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यल है तो यहाँ पर 2 हो गया, और उसके बाद यन है यानी कि 4, और लास्ट में बचा 3, तो ऑप्शन 5 1 2 4 3 सीक्वेंस बना, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है और अनुक्रम को पूरा कीजिए सही विकल्प के अनुसार, ठीक है। तो ए सी एफ एम के एम को हमने लिख लिया, यहाँ पर ए सी लिखा, एफ एम लिखा, के एम लिखा, और इनके जो नंबर, लेटर नंबर है उसको भी मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने संबंध देखा, तो संबंध देखने पर हमको मिला कि 1 3 आया, इसका 6 8 आया, इसका 11 13 आया। अब यहाँ देखिए इसके पहले पहले वर्ड में कॉमन आ रहा है, 1 6 और 6 11, यानी 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, +5 का। तो इसका मतलब ये है अगला वर्ड जो होगा उसमें +5 जुड़ेगा, तो अगला अगला वर्ड इसके के बाद ही आएगा, तो के की पोजीशन 11 है तो 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक वैसे ही यम की पोजीशन 13 है, और 5 5 का अंतर आ रहा है सेकंड वर्ड में, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 16 किस लेटर की पोजीशन है, तो वो है पी की, और 18 आर की है, तो पी और आर यानी ऑप्शन बी में है, पी आर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ है। क्योंकि सिस्टर इन लॉ जो भाभी है आपकी, वो दूसरे के घर से आती है, आपके परिवार का हिस्सा शादी के बाद ही बनती है, तो इसलिए ये विषम संख्या है, विषम शब्द है, डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 12 है, 9 है, 25 है, 49 81 है, तो 9 किसका, 33 का वर्ग है, और 25 5 का वर्ग है, और ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक वैसे ही ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। 1 to 1 जो है
वो 11 का स्क्वायर है, लेकिन 179 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो यही सबसे भिन्न है, जो हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपण करता है। सब्जी, मटर, संतरा। तो क्योंकि जो मटर है ना वो सब्जी के अंदर ही आती है, लेकिन संतरा फल है। तो इस सीक्वेंस से हमको यही एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कुर्सी, बैठना। कुर्सी का यूज हम बैठने के लिए करते हैं, तो पलंग का उपयोग किसके लिए करते हैं? सोने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 12 169 और 14 का संबंध किससे होगा? क्योंकि 12 का 169 से, क्योंकि 12 का स्क्वायर भी 144 ही होता है। ठीक है, तो अब 169 किसका है? ये 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर करने इज करेक्ट होगा 225। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अकॉम्प्लिश्ड है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सेड। सेड तो बनाया जा सकता है, यानी ये बनाया जा सकता है। दूसरा है स्लिम। स्लिम भी बनाया जा सकता है। रीड, रीड इसमें आर नहीं है, तो यानी एक ही नहीं बना सकता, वो है ऑप्शन सी, रीड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है। अमित और चिंटू दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अमित बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, चिंटू बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो वो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है? ये देखिए, मान के चलिए ये आपकी पोजीशन है। यहाँ से 20 किलोमीटर अमित चला, और उसके अपोजिट में 20 किलोमीटर क्या चिंटू चला। तो 20 से 40 किलोमीटर एक दूसरे से ऐसे ही दूर हो गए। फिर बाएं मुड़े तो इसका बाएं ऊपर की ओर होगा और इसका बाएं नीचे की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका चेहरा इसकी तरफ है। फिर 20 किलोमीटर चलते हैं, तो 20 किलोमीटर इधर चला, 20 किलोमीटर इधर इधर चला, तो ऊर्ध्वाधर ये वाली दूरी देखेंगे तो ऑलरेडी 20 किलोमीटर ऊपर है ही है, और 20 ये भी है नीचे इधर आया। तो 20 20 ये टोटल हो गई आपकी 40। और ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी आपकी 40 है। यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे को 90 पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ ही गया होगा। जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगनी ही लगनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण बराबर जो रेखा होती है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार भी 40 है, लंब भी 40 है। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 40 दोनों में कॉमन है, तो 40 बाहर ले लेंगे तो 40 निकल आएगा। बाकी 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 112 आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों कुछ ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप के हैं, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी यहीं से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है सभी कप प्लेट हैं। तो सारे कप जो ये हैं, ये क्या हो गए? प्लेट हो गए। प्लेट के अंदर आ गए सारे कप। और सभी प्लेट के हैं नीली है, तो सारी प्लेट नीली है। तो यहाँ से देखेंगे क्या सब सारे कप प्लेट हैं, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है, यानी दोनों करेक्ट, दोनों निष्कर्ष सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में योर को ZPVS लिखा जाता है और WITH को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो, एक मिनट, योर के हमने उसकी पोजीशन नंबर से रिप्रेजेंट किया, YOUR। तो Y की 25, O की 15, U की 21, R की 18, Z की 26, T की 16,
वी की 22 और यस की 19 है। ठीक है, तो इन दोनों में पहले पहले वर्ड में जो डिफरेंस आ रहा है वो +1 +1 +1 का आ रहा है, तो ठीक वैसे ही इसमें भी। तो इसकी जो पोजीशन है 23 डब्ल्यू की, आई की 9, टी की 20 और एच की 8 है, इसमें भी +1 करेंगे तो 24 10 21 9 आ जाएगा। 24 एक्स 10 का जे, और 21 किसका है, यू का पोजीशन नंबर है, और 9 क्या है, आई का है। तो एक्स जे यू आई हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कार इज रिटन बाय 22, ईयर इज रिटन बाय 24, तो हाउ इज सिट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। कार, तो इनकी पोजीशन नंबर लिख करके इनको हम ऐड करेंगे, तो क्या 22 आता है, आता है। ईयर का भी 24 आता है, तो ठीक है। इन यस आई टी का, तो यस का 19, आई का 9 और टी का 20, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 48, और 48 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 नंबर है क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से प्रश्न के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने पहले जोड़कर भी देखा था, लेकिन ये एक संबंध एक बन रहा है। वो क्या है कि 4 × 7 +6 करेंगे तो ये 34 आता है। 4 × 7 = 28, 6 × 34। ठीक वैसे ही 2 3 6, 6 और 5 11, यानी ये भी सही है। तो ठीक वैसे ही 4 दूनी 8 +5, तो 8 5 13, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट है। यहाँ भी हमने हल कर लिया है पहले से ही। अगला प्रश्न है, 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है और सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है, तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है। तो यहाँ पर फरहान राजू से ज्यादा रन बना लिया, और जो ये सिमरन है नीतू से ज्यादा बनाई लेकिन फरहान से कम बनाई, तो एक ही ऑप्शन हुआ कि फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बना। तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, फरहान ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि मल्टीप्लाई को प्लस से, डिवाइड को माइनस से, प्लस को मल्टीप्लाई से, माइनस को डिवाइड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो 20 × 60 - 2 + 2 / 8 का क्या वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर 20 लिखा, मल्टीप्लाई प्लाई की जगह पर हमने, मल्टीप्लाई की जगह पर हमने प्लस लिखा, और यहाँ 60 - 2 है, तो माइनस की जगह पर हमने डिवाइड ऑलरेडी कर दिया है, और इसको वर्ड मास के अनुसार करेंगे। बी काटा तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ बचा 16, 16 में से 8 गई, 8 तो 20 और 8 28, यानी 28 इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 1 हैज 3 हैज 7 = 21, 12 हैज 1 हैज 3 = 36। तो इनको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, और इसको भी 12 इंटू 1 × 3 करते हैं तो 36 आता है। इसका मतलब हैज का मतलब क्या है, हैज को रिप्रेजेंट किया गया है एक ऑपरेटर से जो मल्टीप्लाई करता है। तो ऐसे भी 14 हैज 2 हैज 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ पर लास्ट है, तो 0 से कोई भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो 0 दे देगी, और 0 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे 4 पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में प्रत्येक 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो जब ए वाले पासे वाले प्रश्न आ जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा मिल जाए जिसमें दो फेसेस कॉमन हो। तो हम लोगों को ये देखो, यहाँ पर 3 6 है, और ये ऑप्शन 4 में भी देखेंगे 3 6 है, यानी इसको और इसको हम एक बार पहले हल करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो दो फेसेस यदि कॉमन है और तीसरा फेस जो डिफरेंट होगा, यदि कॉमन नहीं है तो वही वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यानी 1 का अपोजिट 2 हो गया। तो यहाँ 1 और 4 को हल किए तो 1 का अपोजिट 2 मिल गया। दूसरा आप चेक करेंगे, यहाँ पर 1 और 3 को देखेंगे, 1 और 3 कॉमन है इसमें, और इसमें भी 1 3 कॉमन है, तो यानी पहला और तीसरा को जब हल करेंगे तब देखेंगे तो 1 3 1 3 तो कॉमन हो गया, बाकी बचा का, इसमें बचा 5, इसमें बचा 6, यानी 5 का जो अपोजिट संख्या होगी वो क्या होगी, 6। अब दो ही संख्या बची, 3
और 4 जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, क्योंकि टोटल 6 फेसेस ही होते हैं। तो पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन होगी, तो 3 के विपरीत होगी आपकी 4। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये हो गया रीजनिंग। अब आ गई क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसको हम लोग मैथ भी कहते हैं। ठीक है, तो मैथ वाला पोर्शन हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है 631 इंटू 632 इंटू 633 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसके पहले इकाई अंक को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक दूनी दो, दो और तीन छः, छः आ गया। छः को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या हो शेषफल हमेशा 1 आएगा। 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड टू 700 सो दैट नंबर बिकम्स मल्टीप्लाई ऑफ 17। कौन सी छोटी संख्या 700 में जोड़ी जाए कि 17 की गुणज हो जाए। तो 17 को पहले भाग ही दे देंगे, तो 700 को हम पहले 17 से भाग देंगे, तो 17 चौको 68 गया। तो यहाँ 70 में से 68 गया तो 2 बचा, एक जीरो था हमने उतार लिया, फिर 17 का नाम 17। यहाँ आया शेषफल 3। 3 और 17 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 14 है। यानी 14 यदि इसमें जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा 17। 17 17 से विभाजित हो जाएगा। तो कितना हमें जोड़ना पड़ा, 14 जोड़ना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि ऑड की पावर ऑड बराबर ऑड, इवन के पावर सॉरी ऑड के पावर इवन बराबर इवन। तो हम लोग एक ऐसा उदाहरण ले लेंगे जो ऑड हो। तो हमने 3 ले लिया, छोटी सी संख्या 3 ले लिया, क्योंकि 1 को नहीं ले सकते, क्योंकि 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हम कुछ ऐसा नंबर ले लेंगे जिससे हमको क्लियरली दिख रहा हो कि हाँ चेंजेस क्या आते हैं। तो हमने 3 के पावर 3 यानी ऑड के पावर ऑड लिया, तो 27 आया। ये भी ऑड है, यानी ऑप्शन 1 तो सही हो गया। ऑड के पावर ऑड बराबर ऑड आ गया। लेकिन ऑड के 3 के पावर 2 यानी ऑड के पावर इवन किया तो 9 आया, फिर ऑड आया। तो यहाँ पर क्या इवन लिखा है, यानी ऑप्शन 2 गलत है। इसका मतलब है ऑड की पावर कुछ भी रखो ऑड ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ तो केवल ऑप्शन से मतलब है, जो कि ऑप्शन 1 सही है, और उत्तर में वनली 1 इस इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कह रहा है 1 से 200 के मध्य 6 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड होती हैं या कट जाती हैं, 4 से नहीं होती हैं। तो आपने एक फार्मूला समांतर श्रेणी जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि अंतिम पद बराबर होता है पहला पद प्लस नंबर ऑफ पद माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यानी यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद ऐसा जो 6 से डिवाइड हो रहा हो तो वो है आपका 198, और पहला पद 6 ही होगा जो 6 से डिवाइड होगा, प्लस यन माइनस 1 इंटू 6, क्योंकि 6 6 का सब में अंतर आएगा। तो यहाँ से यन की जो नंबर आया वो आया 33। अब चूंकि 4 के गुणज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 12 के होंगे। जो 12 के गुणज होंगे वो 6 के भी होंगे और 4 के भी होंगे। तो हम ऐसा करेंगे, नंबर ऑफ उन नंबर को निकाल लेंगे जो 12 के गुणज हैं। तो वही प्रोसेस करेंगे। तो जो लास्ट संख्या होगी 1 से 200 के बीच वो 192 होगी, जो 12 की गुणज होगी। तो यल माइनस 1 मतलब ए, वही वाला फार्मूला रखेंगे, बटे 12 से डिवाइड करेंगे, तब ये 16 नंबर आई। तो 16 ऐसे नंबर हैं जो 4 और 6 दोनों से गुणज हैं। चूंकि 16 में 4 से भी गुणज हैं, तो ये 33 ये 6 के गुणज हैं। तो 33 में से 16 को घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, जो कि 4 के गुणज नहीं है, केवल 6 के गुणज हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 17 ऐसे नंबर होंगे जो 4 के गुणज नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, वह 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो जब ऐसा -1/T1 उस राशि का गुना -1 बटे उस राशि कितने समय में गुणा हुई बराबर n2 - 1/T2। तो कि पहली कंडीशन क्या है, 5 गुना होती है कितने, 8 वर्ष में। तो यहाँ पर n1 की जगह पर हमने लिखा 5 और T1 की जगह पर हमने लिखा 8। तो 5 - 1/8, n2 कितना 16 गुना हो जाती है, टाइम निकालना है। तो 16 - 1/T2 समय में वो दुगना हो जाती है। 5 - 1 तो यहाँ बचा 4/8, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ आ गया 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, T1/T1 तो 15 दूना 30, यानी ये क्या होगा 30 ईयर, यानी 30 साल में ये 16 गुना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि किसी कार्य को ए 30 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन कार्य किया और शेष कार्य को बी ने 48 दिन में पूरा किया, तो बी को अकेले पूरा करने में कितना ए द्वारा तो काम को पूरा कितना होगा? तो भाई 48 दिन बटे डे पर काम, ये क्या है? एक दिन में किया गया काम, ठीक है, पूरा काम इतना करेगा। तो 48 को हम 4/5 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 और 12 × 4 48, 12 ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 12×5 = 60, यानी 60 आ गया। 60 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन ए में 60 है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन। 3 नल ए बी सी हैं, ठीक है, जो कि एक टंकी को क्रमशः 50, 60 और 75 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? ए 50 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में ए द्वारा 1/50 हिस्सा टंकी का भर जाएगा, बी द्वारा 1/60 और सी द्वारा 1/75। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 1/50, 1/60 प्लस 1/75, तीनों का एलसीएम लेंगे 50, 60 और 75 का, तो ये आ जाएगा आपका 300। और ऊपर 50 को 300 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 75 से तो 4 आएगा। जब जोड़ेंगे तो 15/300 यानी 1/20 आया। तो टोटल कितने 20 दिन 20 घंटे लगेंगे तीनों को एक साथ यदि खोल दिया जाए। ऑप्शन सी में 20 है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन। एक सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और और 8 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। एक्चुअली ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया, सम चतुर्भुज ऐसा होता नहीं है। सम चतुर्भुज क्या होता है? एकदम स्क्वायर जैसा होता है। स्क्वायर नहीं है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो क्या होगा? 8 होगा, तो 4 4 में डिवाइड होगा क्योंकि 90 पे काटेंगे, मिड पॉइंट पे काटते हैं। और दूसरा 6 है तो 3 3 में टूट जाएगा। तो एक 4 एक, यहाँ देखे आधा विकर्ण इसका 4 हुआ, आधा विकर्ण दूसरे वाले का 3 हुआ, 4 3 और 90 पर काटते हैं तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो 4 3 कर्ण क्या होगा? कर्ण के लिए ही वही 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमको भुजा निकल जाएगी जो कि 5 सेंटीमीटर आएगी। तो 5 ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 5 सेंटीमीटर भुजा होगी। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द क्यूब है उनका हमेशा निकालना है। बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर 1 से शुरुआत नहीं होगी तो 1 से शुरुआत बनाने के लिए हमको पहले एक 1 से 5 तक के स्क्वायरों को इसमें पहले जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे 10 तक, तो यानी 1 से 10 ये बन गया। -1 से 5 अब इसमें घटा भी देंगे उतना ही, तो एक ही बात है। तो 1 से 10 यानी इसमें 10 संख्या होगी तो 10 × 10 + 1/2 का होल स्क्वायर -5 × 5 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 10 1 11 हो और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, 11 5 55 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 × 6, 2 से काटेंगे 6 3 हो जाएगा, 5 15 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 30 25 और 15 का स्क्वायर 225, घटाएंगे तो 2800 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। कह रहा है कि 16 के पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा? तो 16 का इकाई अंक 6 है और 6 यदि इकाई है तो इसके पावर कितनी भी बिठा दो, एक्स कर दो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि 3 की पावर x + 3 प्लस 3 की पावर x - 2 बराबर 244। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हम लोग 3 की पावर x + 3 को हम लोग 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और डिवाइड में पावर जो होती है वो सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो हम इसको 3 की पावर 6 बटे 3 की पावर 2 डिवाइड के रूप में लिख देंगे, बराबर 244 लिख देंगे। 3 की पावर x दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, और 3 की पावर 3 यानी 27 आ गया। 1/3 की पावर 2 यानी 1/9 आ गया। अब इसको हल करेंगे, बराबर 244 है तो बराबर 224 लिख दिया गया यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाएंगे तो 27×9 = 243 प्लस 1 244 बटे 9। ये 244 कट गया तो 3 की पावर x बटे 9, और यहाँ बराबर 1 आ गया, बराबर 9, तो 3 की पावर x बराबर 9। तो x का मान क्या होगा? 3 की पावर 2, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या यहाँ से आया? 2। ऑप्शन ए में है 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 6913x08 संख्या 88 से डिवाइड करने विभाज्य है या नहीं है? 7 अंक की संख्या है कोई, तो 88 से विभाज्य होने के लिए संख्या 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। चूंकि कंडीशन है 8 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है, 8 से विभाज्य होने के लिए एक कंडीशन है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो इसकी पहली पहली संख्या है, जैसे 8 है, x है, 1 है, 6 है, इसको हमने एक ब्रैकेट जोड़ लिया, और माइनस इसका सेकंड नंबर है जो है 9 है, 3 है और 0 है, इसको जोड़ लिया, बटे डिवाइड कर दिया 11 से विभाज्यता निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 3 12 हुआ, यहाँ 6 1 7 8 7 15, 15 माइनस 12 3 बचा, 3 प्लस और x प्लस है, तो 3 प्लस एक्स बटे 11 आया। अब x का कौन सा मान रखें कि वो 11 से विभाज्य हो जाए? तो वो आ गया 8, यानी x का मान 8 आ गया, मतलब ये 8 से तो विभाज्य होएगी, और 8 का मान इसमें हम रख देंगे तो 11 से भी विभाज्य होगी, यानी ओवरऑल ये संख्या किससे? 88 से विभाज्य हो जाएगी। तो x की जगह पर होगा क्या? वो होगा आपका 8, ठीक है। अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न नंबर 38। कह रहा है कि 7.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5.4 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 3.2। तो वही बॉड मास लगाएंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमने पहले इस वाले को हल कर लिया, इस वाले पोर्शन को पहले। अब ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड है तो डिवाइड पहले करेंगे, तो हमने यहाँ इसको डिवाइड कर लिया, ब्रैकेट के अंदर था, और इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से 7.5 को वैसे साइलेंट रखा। तो 7.5 प्लस इसको जब हमने सॉल्व किया तो 108/45, और इसको मैंने जब हल किया अलग से तो ये आ गया आपका 10, ठीक है। अब यहाँ से 7.5 प्लस 2.4 इसको कट करने पर 2.4 आया, -10, तो यहाँ पर 9.9 -10 तो आ गया -0.1। तो ऑप्शन क्या है? डी, -0.1 आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? तो सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² किसी भी घन के लिए, क्यूब के लिए, जो कि क्या है? 294 है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 49 आ गया, a² बराबर 49, तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी। a की वैल्यू 7, तो वॉल्यूम a क्यूब यानी 7 का क्यूब 343 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 135% ज्यादा है, यदि इस पर 40% की छूट दे दी जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा? मान लीजिए कि जो अंकित क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, 35
पर 100 करेंगे तो यहाँ 81 आ जाएगा। 81 विक्रय मूल्य। तो हानि क्या होगा? अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य 100 रुपया था, बिका 81 का, तो 100 माइनस 81 यानी 19 रुपया। 19 रुपया क्या है? 100 में से है, तो प्रतिशत में क्या होगा? 19% होगा। तो 19 ऑप्शन ए में है, करेक्ट आंसर ये है। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी। पी और क्यू की औसत मासिक आय जो है वो 42,000 रुपये है। पी अपनी नौकरी छोड़कर बेरोजगार हो जाता है, तो पी और क्यू की औसत आय घटकर 12,000 हो जाती है। तो नौकरी करते हुए पी की मासिक आय कितनी थी? ठीक है, तो पी और क्यू की जो औसत आय थी वो 42,000 थी। तो टोटल आय क्या थी? दो लोग थे तो दो से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 42,000 यानी 84,000 दोनों की आय थी। क्योंकि जब इसने काम को छोड़ दिया, पी ने, ये हो गया बेरोजगार, तब दोनों की इनकम कितनी थी? पी प्लस क्यू की 12,000 थी एवरेज। तो दोनों की कुल कितनी हो रही होगी? 12 गुणे 2 यानी 24,000 रही होगी। तो अब इस 84,000 में से इनको घटा देंगे, क्योंकि पी तो काम कर ही नहीं रहा, क्यों कर रहा है? तो इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपया। तो इसकी जो मंथली इनकम थी वो थी क्या? 60,000 रुपया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। केवल 24 मिनट में। नाव की चाल x किलोमीटर है, धारा की चाल मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की दिशा में x प्लस वाई, यानी दोनों जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा में घट जाएंगी। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार क्या है कि 4 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में जाता है, तो जो दूरी होगी वो क्या होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे, सॉरी, जो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल क्या है? चूंकि विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में x माइनस वाई इसकी स्पीड है, और दूरी क्या है? 4 किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल बराबर समय। तो 4/x - y बराबर 1+1 आवर में है, 20 मिनट में है, तो 20 को 60 से भाग दिया आवर में चेंज करने के लिए, तो 80/60 यानी 4/3 आया। हल करेंगे तो x-3 एक इक्वेशन 1 आया। दूसरा जब वापस आता है, ठीक है, 4 किलोमीटर, तो कितना? चूंकि धारा की दिशा में आया तो x+y हो गया, यहाँ से जुड़ गई चालें, तो कितने? 24 मिनट में ही आ गया, तो 24/60 बचा है। x का मान यानी x किसकी है? नाव की चाल क्या हो गई? 13/2 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये क्या हो गई? स्पीड हो गई। तो समय क्या होगा? 13 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? 13 किलोमीटर बटे चाल नाव की 13/2, 13 से 13 कट गया, 2 ये ऊपर चला गया, 2 आवर हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, 2 आवर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि अंकित मूल्य 8200 रुपया है, और विक्रय मूल्य क्या है? 11% की छूट दे देता है। तो 11% की छूट दे दिए तो बचा कितना 100 में से? 89। 89% ही इसका विक्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य, ये मैंने लाभ गलत लिख दिया, यहाँ पर क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस उसमें से जो लाभ होगा वो निकाल दो। तो विक्रय मूल्य कितना है? 7,298। और गेन कितना हुआ था? कमाता है 600 रुपये का लाभ, तो -600 घटा दो तो 6,698, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक राज्य में 10वीं की कुल परीक्षा में 2,60,000 छात्र शामिल हुए। अगर कुल 1,97,600 छात्रों ने परीक्षा पास की तो फेल होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या होगी? टोटल माइनस पास होने वाले,
यही तो फेल होने वाले हैं। टोटल में से पास वाला निकाल दो, बटे टोटल गुणे 100, तो ये आपका 24% आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ए और बी दोनों की मासिक वेतनों का अनुपात 11:21 है। अगर दोनों को 4,000 रुपये की मासिक वृद्धि मिलती है तो नया अनुपात 3:5 वेतन क्या होगा। तो ए का मान लिया हमने 11x, बी का हमने 21x मान लिया, नहीं इसलिए 11:21 का अनुपात था। तो प्रश्नानुसार क्या है, 11x+4, जब 4,000 की वृद्धि कर दी जाती है दोनों में, तो ए में वृद्धि हुई 11x+4,000 हो गया, इसमें 21x+4,000 हो गया, तो नया अनुपात 3/5। जब इसको हम लोग हल किए तो x का मान आया 1,000, तो x का मान 1,000 आ गया। ए की वेतन कितनी थी, नया वेतन 11x+4,000, तो 11x+4,000, एक्स का मान 1,000 है, तो 11 × 1,000 + 4,000, तो 11 का नाम 11,000, और 4,000 यानी 15,000। नया वेतन कितना हो गया बी ए का 15,000, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 एक दुकानदार को 16,200 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 10% का नुकसान हो गया। क्या हो गया, 10% का नुकसान, और 15% लाभ पाने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को कितने रुपयों में बेचना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, कह रहा है कि 10% का नुकसान हुआ, जब 10% का नुकसान हुआ तो बचा कितना, 90%। भाई क्यों तू नाटक कर रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना, 90%। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो 90% बचा ना, 16,000 कितना, 200 में इसने बेच दी। 10% का नुकसान हुआ तो बचा कितना, 90% पर उसने बेचा, 90% का दाम ये हुआ 16,200 रुपया। तो 100% का निकालेंगे, जो कि टोटल, क्योंकि 10% का नुकसान हुआ तो बेचा 16,200 का, तो जो एक्चुअल उसकी प्राइस थी 100% पर देखेंगे तो 16,200 गुणे 100/90, तो यहाँ पर 18,000 आ गई उसकी एक्चुअल प्राइस। ठीक है, 15% लाभ पाने के लिए, तो 100 पर 15, 115%, तो 115% लाभ पाने के लिए एक्चुअल प्राइस क्या थी, 18,000, तो 18,000 गुणे 115/100 यानी 2,700। 2,700 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में उस काम को पूरा कर कर सकता है। अगर वह 11 = 3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो मान लो कि पहले दिन, पहला दिन यानी ऑड डे बी का है, बी क्योंकि बारी बारी से करते हैं, और बी काम की शुरुआत करता है, तो बी का पहला होगा, फिर उसके बाद तीसरा यानी ऑड डे होगा किसका, बी का। 6 दिन यानी इसने काम किया, और ए ने काम किया इवेंट डे में, 2 4 6। ठीक है, तो ए द्वारा कितना काम किया, क्योंकि वो 11 सही 1/3 दिनों में काम पूरा हो गया, तो ए द्वारा किया गया जो काम हुआ हुआ वो क्या हुआ, तो वो हुआ टोटल, कुल कितने दिन हुआ, 11 सही 1/3 माइनस, बी ने 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया। ठीक है, तो ए ने कितना काम किया, 5 सही 1/3।
इसमें कहीं दिखा नहीं है 6 दिन काम किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक एक दिन काम किया। चूंकि ये शुरुआत करता है, तो ये पहला हो गया, तीसरा हो गया, 11 दिन काम चला ना, पांचवा हो गया, सातवां हो गया हुआ, फिर 11वां हुआ, तो क्या 6 दिन हो गए। हाँ, तो बी के 6 दिन हो गए काम के। तो बी ने किया 6 दिन काम। ए ने कितना काम किया? तो 11 सही 1/3 -6 करोगे तो 5 सही 1/3 आएगा, एक ही। तो ए ने इतने दिन काम किया, 5 सही 1/3 दिन। ए ने 5 सही 1/3 यानी 16/3 दिन काम किया। और ए अकेले 48 दिनों में पूरा काम कर सकता है। तो कितना काम हुआ? तो जितना 16/3 टोटल डेज बटे 48, यानी 1/9, उस काम का 1/9 हिस्सा उसने कर डाला था। तो बचा कितना? 8/9 बचा। 8/9 किसने काम किया? 6 दिनों में किया बी ने। 6 दिनों में किया बी ने। तो बी ने बी काम को पूरा कर सकता है कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 6 × 9/8। 6 × 9/8 दिनों में, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे पूरा करने के लिए, तो यहाँ से आ गया 27/4 दिनों में ये पूरा कर सकता है। 4 गुना तो 27/4 का 4 गुना 27 भी हो जाएगा, यानी वो 27 दिनों में काम पूरा हो सकता है। थोड़ा सा इस प्रश्न में कंफ्यूजन आ गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन, कि किसी भी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए वह संख्या यक्स है, यक्स के 45% -30 बराबर 150 हो, तो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 200 से 300 तक की कितनी संख्याओं के पूर्ण वर्ग हैं? ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर करने पर 200 और 300 के बीच लाई करती हैं? तो एक आपका हो गया 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289। ठीक है, 19 का 361, यानी उस ऊपर निकल जाता है। तीन ही संख्या है, 15, 16 और 17। तो ऑप्शन सी में 3 है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खंभे को पार करने में 40 सेकंड लेती है एक रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर की लंबी है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? तो दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी 100 बटे 40 यानी 5। चूंकि मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया समाप्त। अब आ गया आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्शन का सबसे भव्य त्योहार है दसैन, सॉरी दसैन, दसैन कहाँ का सबसे भव्य त्योहार है? तो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अब तुम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम भी नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो 52 का बी है। कौन सा होगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1944 में। 54 नंबर क्वेश्चन है, डैडेस को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पी डे के रूप में स्थापित किया गया। तो करेक्ट आंसर है बी, 20 मार्च, 20 मार्च को। करेक्ट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न है 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में कैसा हो जाता है? तो नीला हो जाता है आपका कैसा? लाल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा, लाल। 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कौन सा दुनिया का गेहूं का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उसका करेक्ट आंसर है सी, चाइना। लेकिन अभी हाल ही की बात की जाए तो इंडिया पहुंच गया है।
मतलब एक्सपोर्ट करने में, उत्पादन में चाइना ही है। अगला प्रश्न है, 57 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 57 का है ये बी। क्या है? कल सुबाई शिखर। क्या है? कल सुबाई शिखर पर्वत महाराष्ट्र की, इसको महाराष्ट्र की एवरेस्ट भी कहा जाता है। 16,1646 इस मीटर ऊंची है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है डी, कर्णदेव। कौन था? कर्णदेव। अगला प्रश्न है 59 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है। तो उसका कर तो वो है आपका फ्लोएम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 60 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्विमिंग। डॉल्फिन जो कि पानी में रहती है, पानी की रानी कहा जाता है डॉल्फिन को। तो करेक्ट आंसर है सी, स्विमिंग, तैराकी। अगला प्रश्न है 61 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है रजत को दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? तो दूर दृष्टि दोष है ना, दूर की दिखाई देती है, नजदीक की नहीं दिखाई देती है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस देंगे, उत्तल लेंस। कैसा? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें से किस मन, किस को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, रंजीत सिंह। कौन है? रंजीत सिंह ने उसको सोने से सजवाया था, पेंट करवाया था। 63 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका ए, आर्टिकल 153। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ में जाकर समाप्त हो जाती है? तो करेक्ट आंसर है सी, बंगाल की खाड़ी में। क्या? बंगाल की खाड़ी में। 65 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो 65 का है डी, उसे कहते हैं प्रोडक्ट बाजार, जहां से खरीदारी और बिकवाली होती है। अगला प्रश्न है श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? 66। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नरसिम्हा राम। कौन है? नरसिम्हा राम। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थिर वैज्ञानिक शब्दों, कांस्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए एक उपसर्ग के रूप में इनमें से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? मेगा, क्वासी, आइसो या फोटो? या आइसो। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय कितने हवाई अड्डे हैं? 68। तो 68 का ए, 34 हवाई अड्डे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय हैं भारत में। अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, स्फिग्नो स्फिग्नो मैनोमीटर। क्या? स्फिग्नो मैनोमीटर। अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन है ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है लूनर इक्लिप्स के लिए, चंद्र ग्रहण के लिए ब्लड मून का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है आपका प्रोसिक एसिड। क्या?
प्रोसिक एसिड तुरंत जबान पे रखोगे मर जाओगे। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कायदे आजम का नाम दिया गया किसको? ठीक है, तो वो है आपका डी मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पाकिस्तान की को अलग करने की मांग किए थे, जिन्ना। अगला प्रश्न है विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है उसकी संख्या सबसे अधिक किस देश से लगती है? वो है चाइना। चाइना की 14 देश से लगती है। कितने? 14 देश, 14 कंट्री से लगती है चाइना देश की सेना सीमा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। बड़ा भी तो है, सबसे एशिया का सबसे बड़ा देश है। 75 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 75 नंबर क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है डी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये हो गया जीएस वाला पोर्शन। अब हम लोग अंग्रेजी वाले टर्म पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सी हैड ऑलवेज होप दैट हर डॉटर वुड बिकम डॉटर। ठीक है, इसमें आंसर शीट में क्या है, जो खाली स्थान है इसको भरना है इससे प्रिपोजिशन से। तो बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर के पीछे क्या लगते हैं? ए लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ए डॉक्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है ड्यू टू हैवी रेन वाटर हैड डैश इन द लो लाइंग एरिया। तो यहाँ पर क्या उपयोग होगा? यहाँ पर होगा स्टैग्नेटेड। स्टैग्नेटेड मतलब होता है अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना। तो यहाँ पर बी होगा ऑप्शन। हैवी बारिश के कारण अवरुद्ध हो गया, जो वहाँ का लो लाइंग एरिया था, भर गया। अगला प्रश्न है 78 नंबर क्वेश्चन कि दिस मैन वाज एन एकम्प्लिस डैश द थीफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑफ, ऑफ द एकम्प्लिस ऑफ द थीफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब अगला क्या है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन आंसर शीट। मतलब विलोम शब्द निकालना है अगले प्रश्नों का। तो 79 नंबर में क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या में है होता है? संतुलन होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इन इम्बैलेंस। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? बैलेंस होता है संतुलन की अवस्था में, तो इम्बैलेंस मतलब असंतुलन। 18 नंबर क्वेश्चन है पॉसिटी। पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है छोटा, कमी, अभाव। मतलब छोटा, कमी, अभाव, इसका अर्थ निकलता है। तो इसमें किस वर्ड का इसका अपोजिट है? अधिकता किसका होता है? पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब क्या होता है? अधिकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, इसमें क्या होगा कि चूज द वन विच विद द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि ये साइनोनिम्स है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिटेल लाइट, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है। तो रिलेट टैलेट मतलब होता है पलटवार करना या आक्रमण करना। तो पार्डन मतलब क्या होता है? क्षमा भी कर देना। तो अपोजिट वर्ड इसका क्या हो गया? पार्डन मतलब क्षमा कर देना, लेकिन ये क्षमा करना नहीं बराबर होगा, तो वो होता है एवेंज। एवेंज, रिवेंज, एवेंज। करेक्ट आंसर सी होगा। सॉरी, पार्डन मतलब क्षमा करना होता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि अल्टरनेटिव ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है जी? 82 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इपिडेमिक। इपिडेमिक का नाम अभी आपने खूब सुना होगा कोरोना वायरस के दौरान, पेंडेमिक, इपिडेमिक। तो इपिडेमिक का मतलब होता है बहुजन व्यापक महामारी। वायरस के दौरान। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मीठा मीठा आ रहा है। आवर स्कूल इज
विथ इन द स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो स्टोन थ्रो मतलब बहुत दूर होना, तो 83 का क्या हो जाएगा? सी। स्टोन थ्रो मतलब, सॉरी, विथ इन स्टोन थ्रो मतलब बहुत कम दूरी पर, हम वहां तक पत्थर फेंक सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए वेरी। आई वांट टू टेल यू इन द नटसेल, लस्ट फॉर मनी एंड पावर ruined हर लाइफ। तो इसमें जो अंडरलाइन वाला है उसका अर्थ निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो 84 का जो हो जाएगा, एक मुहावरा है, इन ए नट इन ए नट सेल, जिसका अर्थ होता है संक्षेप में सार, यानी गागर में सागर भर देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर, इन द ब्रीफ मैनर। 84 का डी। अगला प्रश्न है, 85 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वांटेड टू गैदर रोजेज ओनली। ठीक है, टू गैदर रोजेज ओनली, इसका मतलब ये है कि जीवन में भोग विलास में डूबे रहना, भोग विलास में डूबे रहना। तो इससे मिलता हुआ जल्द क्या है? टू सीक ऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं उसी में लिप्त रहना, भोग विलास में लिप्त रहना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, जो इसके समानार्थी वर्ड है। अब अगला प्रश्न है, इसमें भी वही छांटना है अंडरलाइन वाली चीजों को। ठीक है, कह रहा है बॉयल द पोटैटोज एंड देन क्रश इट अंटिल सॉफ्ट। क्रश इट, या इसको क्या कह सकते हो आप, माइस इट मतलब फोड़ डालो, क्रैक इट, क्रश इट मतलब मसल डालो, फोड़ डालो। 87 नंबर क्वेश्चन है, दे प्रेजेंटेड हिम ए ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव डिजाइनर गोल्ड पेन। उनके पास है बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनर पेन, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 87, तो ये होगा, चूंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट की जरूरत कह रहे थे, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम कह सकते हैं डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, हिटलर वाज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट। तो 88, पोटेंटेट का प्रयोग होता है जिसे अधिकारी या महाराजा होता है, तानाशाह, डिक्टेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिक्टेटर, बहुत बड़ा तानाशाह था डिक्टेटर। डिक्टेटर के नाम से ही हिटलर को जाना भी जाता है। अगला प्रश्न है कि जो चार प्रश्न है, इन द क्वेश्चन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। एक वर्ड अनेक अर्थी शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एनिमल्स दैट ईट फ्लेश। 89 का, इसका मतलब क्या है कि मांस खाने वाला, यानी कि मांसाहारी। और मांसाहारी का जो साइनोनिम्स होता होता है कार्निवोरस। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी भी होता है, या फिर कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ए फिक्टिटियस नेम स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। 19 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्यूडोनाइम। क्यों? क्योंकि एक स्यूडोनाइम्स क्या होता है? एक उपनाम को प्रकट करना, उसके नाम से दूसरा नाम प्रकट करना। जैसे आपके दो नाम है, तो रामू को कालू भी कहते हैं, तो ऐसे पेट नेम, मनपसंद का नाम अपने से रख लेंगे, तो वैसे है स्यूडोनाइम भी कहते हैं उसी को। अगला प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन है कि एनिमल्स विच सकल दियर यंग। तो मतलब वो एनिमल जो अ, दूध भी पीते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एनिमल, मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। अगला प्रश्न है 92 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसमें करना क्या है? कह रहा है कि आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्टली वर्ड। इनमें से चार में से एक वर्ड है जो सही से स्पेल्ट किया गया है, स्पेलिंग लिखा गया है, उसे ही छांटना है। तो इसमें नोटिसेबल, नोटिसेबल, नोटिस केबल,
ये तो 92 है, हमको लगता है नोटिसिएबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, ए बिलीव, 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 इनमें बिलीव का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है सी, बिलीव, BELIEVE, बिलीव। अब एक पैरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पैरा टाइप में पैरा पूरा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, उसके बाद अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में दिया गया है। कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन की मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न विथ 94। तो यहाँ पर इस वाले पैरा को जब आप पढ़ेंगे, ए लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड दिस इंक्लूड्स मेनी पेशेंट्स एज वेल एज मेनी फिजिशियंस pay very little attention to the health but very much attention to the those who imagine they are ill, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता शब्द क्या है? तो वो है आपका पीपल सफरिंग फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, ठीक है। जिसको समझते हैं बड़ी समस्या वो नहीं है, जबकि जिसको समझते हैं हेल्थ का इशू जो छोटी है वही सबसे बड़ी समस्या बाद में बन जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि द पैसेज सजेस्ट दैट, फिर क्या? हेल्थ इज एन एंड ऑफ इटसेल्फ, हेल्थ इज ए ब्लेसिंग, हेल्थ इज ओनली ए मीन टू एन एंड, या वी शुड नॉट टॉक अबाउट द हेल्थ। तो 95 का करेक्ट है सी, हेल्थ इज ओनली ए मीन टू एन द एंड। अब इसको ए, आप इसको पूरा पैरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी इम्पोर्टेंस को, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा धन क्या है? हेल्थ ही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, टेकिंग अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम्स मेक्स पीपल क्या? तो ये वाली लाइन आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि इट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ओनली रिजल्ट इज मोर पीपल विथ इमेजिनरी इलनेस, ए हेल्थी मैन शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से आपको मिल ही जाएगा, टाइम, टाइम मेकिंग पीपल। तो 96 का क्या हो जाएगा? डी, ऑफन सफर फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, वही इमेजिनरी इलनेस। 97 नंबर क्वेश्चन, आप पैसेज टेल अस, क्या समय को कम बर्बाद करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्हाट ए हेल्थी मैन शुड और शुड नॉट डू, इधर उधर में ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए, क्या कर सकता है। अगला प्रश्न है, 98 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजली कवर्ड विथ आइस या नो ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए में, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। एट दिस टाइम का प्रयोग निश्चित समय को बताता है, जबकि सही वाक्य के दौरान पहाड़ में बर्फ ढके रहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द ईयर होगा, दिस टाइम नहीं होगा। तो करेक्शन किस में है? ए में है, ठीक है। तो मिस करेक्शन किस में होगा? ए में होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर या एन IAS ऑफिसर, नो एरर, इसमें किसमें त्रुटि है? तो जो आर है ना, IAS एक ही होता है ना, तो यहाँ पर आर गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन बी में त्रुटि है, करेक्शन करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इज होगा, ठीक है। अब आता है साइंस के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन हमको लगता है सब लोग कर लेंगे इसे। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि केवल उनके परिमाण एक समान हो, केवल उनकी दिशाएं समान हो, या परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उनके परिमाण भी बराबर हो, दिशा भी बराबर हो। अगला प्रश्न है 102 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो जूल पर केल्विन है। करेक्ट आंसर क्या है? 102 का डी, जूल पर केल्विन। अगला प्रश्न है 103, 103 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो 103 का करेक्ट है सी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 104, 104 नंबर क्वेश्चन है,
कि जो सोहस पैमाने हैं, पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है डी, खनिज की कठोरता को मापने के लिए। खनिज की कठोरता मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मोहस पैमाने का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 105 नंबर क्वेश्चन है कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हट जाती है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? जल, आयरन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो वो है आपका बी, आयरन। आयरन क्या है? भाई क्यों जा रहे हो? आयरन एक प्रकार का आपका तत्व है, ठीक है, यौगिक नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? इट कैन बी पॉजिटिव, या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है विस्थापन, तो कुछ भी हो सकता है। कौन सी बात गलत पूछ रहा है? विस्थापन की दूरी से अधिक नहीं हो सकती, ये भी सही है। इसका एसआई मात्रक मीटर है, ये भी सही है। यह हमेशा धनात्मक नहीं, ये हमेशा धनात्मक नहीं हो सकता। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो एल्युमिनियम के एक, सॉरी 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 सॉरी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये 107 का ए होगा। ठीक है, ये धनात्मक ऋण विस्थापन के बारे में क्या होता है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हमेशा धनात्मक होती है। चूंकि हमने आंसर को ही मार दिया, इसमें गलत ऑप्शन चुनने को बोला है, तो ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है। तो वो है आपकी दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमेशा धनात्मक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के 4 परमाणु, 4 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो एल्युमिनियम के एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 13, और परमाणु 28, 4 दूनी 8 यानी 108 ग्राम, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, 108 ग्राम होगा। नवा प्रश्न है, किस कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों के में अंतर किससे किया जाता है? किन्हीं दो, किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन एक में ही है, तो उसमें अंतर कैसे पता किया जाएगा? तो वो है आपका बी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? एक की स्पिन ऊपर है तो ये दूसरे की नीचे की तरफ होती है, तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा। अगला प्रश्न है, 110 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले को क्या कहते हैं? तो कहते हैं समभारिक, क्योंकि भार समान है, तो भार समान है तो समभारिक। अगला प्रश्न है, 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे बर्फ में, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिम सीधे बर्फ में, यानी सॉलिड से सीधा हिम, और बर्फ सीधे वाष्प में, मतलब सॉलिड से सीधा वेपर में, तो इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, 112 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध बनता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक कार्बन परमाणु दूसरे से दो प्रोटॉन का अंतरण करता है, क्योंकि आंसर सी, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन 113 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था, खोज भी की थी इन्होंने।
अगला प्रश्न है 114 नंबर क्वेश्चन। ऑर्निनोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सपनों का। जैसे आपके सपने बड़े हैं, यदि इनका अध्ययन करना हो तो क्या कहलाएगा? ऑर्निनोलॉजी। 115 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो करेक्ट आंसर है ए, जाइलम। जाइलम द्वारा जल का क्या होता है? परिवहन। अभी आपने पढ़ा था फ्लोएम, फ्लोएम द्वारा क्या भोजन पहुंचाया जाता है। ऊतक है दोनों, जाइलम और फ्लोएम। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका सी, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 117 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? डीएनए, आरएनए, स्किन, फ्लोअर्स या पुष्प? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डीएनए। क्या है? प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, क्योंकि और डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थों के लक्षण जो माता पिता के लक्षणों को संतानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है 118 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। 119 नंबर क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है व्हिटेकर ने। द्विनाम पद्धति लीनियस ने, द्विनाम पद्धति लीनियस ने और व्हिटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, 120 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उसकी जो जीवन प्रत्याशा है वही जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। दोस्तों, आपने पहला सेट कर लिया, बाकी के सेट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टोटल कितने सेट हैं हमने आपको बता दिया था, टोटल 15 सेट थे, जिसमें आपने केवल ये सेट नंबर 1 किया है। कौन सा? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपने कर लिया है। तो बाकी के सेट 2, सेट 3 जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।